हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जो हिमालय का डिवीज़न है, हिमालय का जो विभाजन है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा की थी और जो हिमालय की उत्पत्ति है, हिमालय का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें हिमालय की जो विभाजन है और हिमालय का महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय के भौगोलिक विभाजन की। तो हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है उसको हम 3 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय जो हिमालय श्रेणी है, वो इस हिमालय श्रेणी में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन 3 श्रेणियों की बात की जाएगी। और लास्ट है वो है पूर्वांचल हिमालय। तो ये 3 मुख्य खंड हैं। इन 3 मुख्य खंडों का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले बात आती है ट्रांस हिमालय की। तो हिमालय का सबसे जो उत्तरी भाग है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, वो क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। इसमें जो मुख्य श्रेणियां हैं वो है काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जांस्कर। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम है कि सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। उसके दक्षिण में कैलाश श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी और जांस्कर। कैलाश श्रेणी है वो ज़्यादातर तिब्बत में फैली हुई है। तो यहाँ ये जो ट्रांस हिमालय है, यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जो जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो मिलती है। और वो किस में है? काराकोरम श्रेणी में। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। पहली ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो हम नेक्स्ट महान हिमालय में जिसके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं जो ट्रांस हिमालय है, यहीं से जो भारत की कई मुख्य नदियाँ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये निकलती हैं। तो इस ट्रांस हिमालय की हम बात करें मैप में, तो ये जो उत्तर का पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। जिसका अधिकांश विस्तार है वो कहाँ है? ये काराकोरम है, ये जांस्कर श्रेणी है, ये कैलाश श्रेणी है और इसी के मध्य लद्दाख श्रेणी हमें मिल जाएगी। तो ये पूरा भाग है, ये कौन सा भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अब इसके बाद हम जो दूसरा हमारा इसका भाग है हिमालय का, वो है महान हिमालय। महान हिमालय को वरद हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम हैं जो इसे कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे सतत यानी कि सबसे कंटिन्यूअस, इसमें ज़्यादा विच्छेदन नहीं पाया जाता और सबसे ऊंची श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर के आसपास है और औसत चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है। यहाँ पर रवेदार आग्नेय और कायांतरित चट्टानें मिलती हैं। हिमालय के अधिकांश ऊंचे शिखर हैं वो इसी महान हिमालय की जो श्रेणी है इसमें पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। तो ये जो महान हिमालय है, ये सबसे इसके ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। और जो मुख्य 3 श्रेणियां हैं हिमालय की, ये पूरा ग्रेट हिमालय है, ये महान हिमालय है, ये आगे अरुणाचल तक सतत रूप से पाया जाता है। तो ये जो हिमालय की मुख्य 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? एक तो लघु हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय। इन 3 श्रेणियों में सबसे उत्तरी जो भाग है हिमालय का, वो महान हिमालय कहलाता है। अब हम बात करें लघु हिमालय की, तो उत्तर में महान हिमालय है, उसके दक्षिण में लघु हिमालय है और उसके दक्षिण में जो तीसरी श्रेणी है वो शिवालिक है। तो ये जो लघु हिमालय है इसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ये विच्छेदित श्रेणी है यानी कि कई जगह ये कटी फटी है, एक बिल्कुल सतत नहीं है ये। इसमें अवसादी और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं, प्रमुख जो श्रेणियाँ हैं वो है पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत, मसूरी, धौलाधर, ये इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ मैप में हम देखें तो ये आप देखोगे ये पीर पंजाल है, ठीक है। इसके इधर ये यहाँ पर धौलाधर, नाग टिब्बा वगैरह वो मिल जाएंगे हमें। तो ये जो पूरा का पूरा भाग है ये मध्य हिमालय कहलाता है या लघु हिमालय भी इसको हम कह देते हैं। यहाँ पर मर्ग हैं, यहाँ पर छोटे छोटे घास के
जो पर्वत शिखर हैं वहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं, वो घास के मैदान मर्ग कहलाते हैं। जैसे आपने जम्मू में नाम सुना होगा, कुछ स्थानों का नाम है, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, तो ये एक तरह से घास के स्थल हैं, तो इन्हें मर्ग कहा जाता है। जबकि ये जो पूरा का पूरा लघु हिमालय है वो अपने हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। हिल स्टेशंस जैसे भारत में रानीखेत है, मसूरी है, नैनीताल है, ये सारे के सारे जो हिल स्टेशन हैं वो इस लघु हिमालय में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब जो इसकी तीसरी श्रेणी आती है, जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है हिमालय की, वो है शिवालिक, जिसे बाह्य या उप हिमालय भी कहते हैं। ये अवसादों से निर्मित है और जिसकी औसत ऊंचाई हिमालय की इस श्रेणी की औसत ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे इसे जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं, जो नेपाल है उसमें इसको डंडवा श्रेणी कहते हैं, अरुणाचल आसाम वाला इलाका है उसमें जो स्थानीय जनजातियाँ हैं जैसे मिसमी, वो अबोर, डफला, ये स्थानीय जो जनजातियाँ हैं उनके नाम के आधार पर इसकी जो चोटियाँ हैं या इसकी जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम रखे गए हैं। तो इसके कई स्थानीय नाम भी हैं। इसमें जो दून और द्वार हैं, जो उत्तर में लघु हिमालय और दक्षिण में जो शिवालिक है, इसके बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं। उन घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे इन कोटली दून है या जो देहरादून है, ये एक तरह से इन दोनों के बीच की घाटियाँ हैं। पश्चिम में जैसे हरिद्वार है, ये सारे के सारे यहाँ पर घाटियाँ हैं जिनको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। अब हम हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन का लास्ट पार्ट है पूर्वांचल, उसकी बात करें तो वो पूर्व में जो पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, जो म्यांमार से जुड़े हुए हैं, म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं, उनके सहारे ये जो पूर्वांचल है वो पाया जाता है। ये नीची पहाड़ियाँ हैं जो अरुणाचल से मिजोरम तक पाई जाती हैं। ये जो पूरा इलाका है, ये पूर्वांचल में शामिल है। इसमें उत्तर में अरुणाचल से लेकर दक्षिण में मिज़ोरम तक ये जो पूरा का पूरा भाग है ये हमारा पूर्वांचल कहलाता है। इसमें पटकाई बूम जो अरुणाचल में है, फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, फिर मिज़ो पहाड़ियाँ हैं। ये सारी की सारी उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। उत्तर में है पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर मणिपुर पहाड़ियाँ, फिर मिज़ो पहाड़ियाँ, और ये इस साइड में है। ये कौन सा देश है इसके पूर्व में? ये म्यांमार। तो ये म्यांमार देश के साथ सीमाएं बनाती हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान, ये जो पूरा का पूरा हिमालय का था वो भौगोलिक विभाजन था। अब हम बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन था वो सर सिडनी बुराड़ द्वारा किया गया था, और इन्होंने नदी घाटियों के आधार पर ये जो पूरा विभाजन है वो किया था। सिडनी बुराड़ ने जो नदियां हैं उन नदियों के बीच के भागों को अलग अलग मानते हुए उनका जो विभाजन है वो किया था। वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक विभाजन कहलाता है। इसमें जो सबसे पहला जो भाग है हिमालय का उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। इसे पश्चिमी हिमालय भी कहते हैं। ये जो पश्चिमी हिमालय है ये आप देखोगे तो सिंधु नदी और सतलुज नदी इनके बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा इलाका ये पश्चिमी हिमालय या पंजाब हिमालय कहलाता है। तो ये लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में है, और हिमालय का सर्वाधिक चौड़ा भाग है जिसमें कश्मीर और पंजाब की जो श्रेणियां हैं उनको मुख्यतः शामिल करते हैं। कश्मीर घाटी यहाँ पर स्थित है जो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है। यहाँ पर भारत के जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, जो हिमनद हैं, वो पाए जाते हैं। इसके बाद जो सतलुज नदी है, और सतलुज नदी के बाद जो काली नदी है ये पूरा का पूरा पार्ट है। ये हिमालय का कुमायूं हिमालय कहलाता है, जो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का दूसरा भाग है। सतलुज और काली नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे ये सतलुज नदी है, ये काली नदी है। तो ये सतलुज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में
और पंजाब हिमालय कितना था, 500 किलोमीटर की लंबाई में। तो ये 320 किलोमीटर की लंबाई में कुमायूं हिमालय स्थित है। इसका जो पश्चिमी भाग है कुमायूं हिमालय का, उसे गढ़वाल हिमालय कहते हैं और पूर्वी भाग इसका कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये मुख्यतः जो उत्तराखंड है उसमें फैले हुए हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये प्रमुख चोटियाँ और हिमनद हैं। इसके बाद जो तीसरा इसका भाग है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का है, जिसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः नेपाल में ही है। इसमें सिक्किम, दार्जिलिंग और भूटान और नेपाल के पहाड़ी जो श्रेणियाँ हैं उनको हम शामिल करते हैं। जो विश्व की कुछ ऊंची चोटियाँ जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह हैं वो इसी में स्थित हैं। ये लगभग 800 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितना, 800 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। कहाँ से कहाँ, काली से तीस्ता नदी के बीच। तो ये हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का तीसरा भाग है। अब इसका जो चौथा भाग है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। जो हिमालय का, इसे असम हिमालय कहते हैं। ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। अरुणाचल प्रदेश और भूटान यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर खड़े ढाल पाए जाते हैं। इसका जो सबसे पूर्वी शिखर है वो नामचा बारवा है। सबसे पूर्वी शिखर है वो, उसे क्या कहते हैं, नामचा बारवा। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है जो सर सिडनी बुराड ने नदी घाटियों के आधार पर किया था। तो ये लगभग 500 किलोमीटर लंबा, ये लगभग 320 किलोमीटर, ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा है और ये लगभग 700 किलोमीटर लंबा है। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। अब हम हिमालय के संक्षेप में महत्व की बात करें तो हिमालय का पहला महत्व भारत के लिए है वो है यहाँ की जलवायु को ये नियंत्रित करता है। और जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है कि ये जो मानसूनी हवाएं आती हैं उन हवाओं को ये रोकता है। मानसूनी हवाओं को ये हिमालय पर्वत रोकता है और रोकता है तो वो मानसूनी हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ के इस एरिया में वो बारिश करती हैं। तो पहला तो मानसून के दृष्टिकोण से। दूसरा ये है कि ये जो हिमालय है ये उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन ठंडी हवाओं के लिए अवरोधक का काम करता है। और अवरोधक का काम करने के कारण ये जो पूरा भारत का भाग है यहाँ पर ज़्यादा ठंड ये नहीं होने देता है सर्दियों में। यानी कि सर्दियों में शीत लहरों से ये हिमालय भारत की रक्षा करता है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो हिमालय एक ऊंचा पर्वतीय भाग है और जो बहुत ही दुर्गम है। तो यहाँ पर जो एक तरह से प्राकृतिक सीमा का ये निर्धारण करता है जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। हालांकि तकनीकी विकास के साथ साथ ये महत्व है वो इतना नहीं रह गया है। फिर भी प्राचीन काल में ये भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहले आक्रमणकारी आते थे वो हिमालय के दर्रों से होकर ही यहाँ पर प्रवेश कर पाते थे। हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उनके बीच कुछ नीचे जो भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दर्रे। उन दर्रों से ही आवागमन होता है। उसके बाद हम अगला महत्व देखते हैं कि ये भारत की बहुत सारी नदियों के उद्गम भी हैं। जैसे चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, गंगा की सहायक यमुना हो, सिंधु की सहायक सतलज नदी हो या व्यास, रावी, ये सारी नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं। तो एक तो ये पेयजल की आपूर्ति हमें करती हैं, ये सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, क्योंकि इन पे हम बांध वगैरह बनाते हैं तो उसी से सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन होता है। ये नदियाँ पहाड़ी भाग का कटाव करके यहाँ पर जो दक्षिण में मैदान स्थित है उस मैदान में प्रतिवर्ष ये नई मृदा का निक्षेपण करती हैं। तो उपजाऊ मृदा का स्रोत भी ये नदियाँ हमारे लिए हैं। फिर जो हिमालय का भाग है वो वहाँ पर बहुत सारी वन संपदा और खनिज संपदा भी पाई जाती है। इसके अलावा पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हिमालय का काफ़ी महत्व है। यहाँ के जो हिल स्टेशन है या जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। तो ये हिमालय का जो सामान्य महत्व था वो है। अब ये हिमालय का जो आपका भू आकृतिक प्रदेश है वो कंप्लीट है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो
उत्तर का विशाल मैदान है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्रों द्वारा निर्मित है, उसका हम अध्ययन करेंगे।